हेलो गाइस, दिस इज़ योर एंड आर साइकोलॉजी स्पॉट चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि हरियाणा टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर 2018 की साइकोलॉजी कैसी आती है। ये हमारे पास 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर है। आज हम 30 के 30 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन साथ में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंट फैक्ट अबाउट द डेवलपमेंट। अभी ये हमारा किससे रिलेटेड है? जो भी हमारे विकास के प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उनसे ये क्वेश्चन लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह पूर्वानुमान प्रारूप के अनुसार नहीं होता है। ये तो गलत है, क्योंकि जो हमारा विकास होता है हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। इट इज़ प्रेडिक्टेबिलिटी। सेकंड है, यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट होता है उसका प्रोडक्ट होता है डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि जो विकास की दर होती है वो सभी की डिफरेंट होती है, क्योंकि विकास का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, वो इसी को बताता है कि जो सभी व्यक्ति होते हैं उनकी जो दर होती है वो अलग अलग होती है। सभी व्यक्ति अलग अलग तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर है। ये भी गलत है। जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि स्पेसिफिक टू जनरल। तो इसका हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर 2। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आगे देखते हैं। एक बालक जिसे मानव से संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है, प्राय दीर्घकाल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद के भाषा उद्भाषण अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से बिरले ही पूरी होती है। यह साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष को बल देता है? द चाइल्ड इज रेज्ड इन आइसोलेशन from human contact often show extreme long-lasting language deficit that are the rarely entirely overcome by later exposure to language. This evidence support to which aspect of language development? जब बालक एनवायरनमेंट में आ गया है और किसी भी पर्सन से इंटरेक्ट करने लगता है, किसी भी मानव से कांटेक्ट करने लगता है, तो वो कौन सा हमारा कारक होगा? वातावरणीय फैक्टर होगा। तो इसका जो हमारा आंसर होगा नंबर 1 वातावरणीय, एनवायरमेंटल। बायोलॉजिकल जो होता है वो हमारा हेरिडिटी से रिलेट करता है। इंटरेक्टिस्ट ये भी हमारा इससे नहीं होता, क्योंकि हमारा सोसाइटी में आता है, सोशियो कल्चर थ्योरी से रिलेटेड है। प्रेगमेटिक वो भी यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम व्यू रचना सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुँचाती है? सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी। तो हमें ये देखना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें बच्चा क्रिएटिविटी करने से रुक रहा है या फिर उसे रोका जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग लर्निंग इज ऑब्स्टक्लेस इन डेवलपिंग क्रिएटिविटी? विद्यार्थियों को लचीले ढंग से चिंतन में सहायता करना। हेल्प स्टूडेंट्स टू थिंक इन फ्लैक्सिबल वे। ये सही है, हमें बच्चे को बहुत ही बुरी तरह से नहीं पढ़ाना है, उन्हें फ्लैक्सिबल रखना है ताकि वो फ्रीली कुछ सोच सकें, कुछ थिंक कर सकें। जैसे हम उन्हें कोई भी असाइनमेंट देते हैं तो वो उसे अपनी तरीके से कर सकें। ऐसा नहीं है हमने उन्हें कोई एक वे दे दिया वो उसी से करें, वो इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। सेकंड, विद्यार्थियों को जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। ये भी सही है, अगर बच्चा रिस्क ही नहीं लेगा तो सीखेगा कहाँ से? इनकरेज स्टूडेंट टू टेक रिस्क। जैसे हम भ्रमण विधि, खोज विधि, परियोजना विधि, इन सब से बच्चे को रिस्क उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनको कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रित करना। ओवर कंट्रोल स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग। ओवर कंट्रोल वर्ड से ही हमें लग रहा है कि ये गलत है, कि बच्चों को कंट्रोल में रखना चाहिए लेकिन ओवर कंट्रोल नहीं रखना चाहिए। अगर बच्चा ओवर कंट्रोल होगा तो वो हेजिटेट करेगा, बच्चा हेजिटेशन सीख जाएगा, फिर उसको क्वेश्चन पूछने में या फिर कुछ काम करने में हेजिटेशन होगी, वो बच्चा अच्छी तरह से डेवलप नहीं कर पाएगा। एक बार लास्ट भी पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों को अध्यवसायी और विलंब संतुष्टि हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना। ये भी हमारा ठीक है, हमें बच्चों को गाइड करते रहना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, ओवर कंट्रोल स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ये बच्चे की क्रिएटिविटी को रोक देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। संवेग की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन से कथन से सही रूप में प्रकट होती है? द नेचर ऑफ इमोशन करेक्टली डिपिक्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? कुछ संवेगों का ही व्यवहारात्मक पक्ष होता है। दैट इज़ रॉन्ग। ऐसा तो नहीं है कुछ का हमारा व्यवहारात्मक होता है और कुछ का नहीं होता। अगर एक बच्चा रो रहा है तो उसकी कोई ना कोई फीलिंग होगी, हंस रहा है तो वो भी कोई ना कोई बिहेव होगा उसका। संवेग जीव की स्थायी अवस्था है। इमोशन आर परमानेंट स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइज। गलत। अगर बच्चा हंस रहा है तो क्या वो परमानेंटली हंसेगा ही? ऐसा तो कहीं भी नहीं होता, तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। संवेगात्मक प्रकटीकरण को अधिगम द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकते। इमोशंस एक्सप्रेशन कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय लर्निंग। दैट इज़ आल्सो रॉन्ग। हम अपने इमोशंस को लर्निंग के थ्रू कम कर सकते हैं। जैसे कई बार हम सीख लेते हैं कि हमें कैसी सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, तो हमारे इमोशंस वहाँ पे कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर क्लास में है, कई बार टीचर्स डांटता है, बच्चों की हंसी आ जाती है, लेकिन एक दो बार आएगी, उसके बाद वो सीख जाता है कि डांट पड़ेगी, तो वो अपने इमोशंस को क्या है, कंट्रोल करना सीख लेता है। तो इसका मतलब है जो हमारे इमोशंस होते हैं, इमोशनल एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको हम लर्निंग के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं। लास्ट, प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना निहित रहती है। एवरी इमोशन इज अकम्पाइंड बाय अ फीलिंग। दैट इज़ ट्रू। ये जो हमारा लास्ट ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है कि जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं उन्हीं के थ्रू हमारे इमोशंस आते हैं। अगर हम बहुत खुश हैं तो हम हंसेंगे, हमारी जो खुशी के इमोशंस आएंगे। अगर हम फीलिंग सैड है या फिर कोई बच्चा परेशान है, जैसे कोई बच्चा गिर जाता है तो कैसा होता है, सैड होता है, तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मतलब जो उसकी इमोशंस है वो किससे आए, फीलिंग से आए। अगर बच्चा खुश है तो वो हंसता रहेगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही है। प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना निहित रहती है। क्वेश्चन नंबर 5। बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंटिंग स्टाइल इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रंस सोशल कॉम्पिटेंस? अधिनायकवादी, लापरवाह, प्राधिकारिक, कृपालु। अब आप देखो, जो ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 है वो तो देखते ही अलग हो गया कि लापरवाह जैसा कुछ नहीं होता, ये बच्चे की परवरिश के लिए अच्छी नहीं होती। कृपालु भी नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बचते हैं, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 1 अधिनायकवादी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आप ऐसे एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कई बार ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं कि जो हमने नहीं पढ़े होते या फिर अजीब से होते हैं, तो हम उनको एलिमिनेशन मेथड के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टूल इज नॉट सीम्स टू बी अप्रोप्रिएट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट? एफ ए जो होती है हमारे, उसमें इनमें से कौन सा एफ ए में इंक्लूड नहीं होता? सीधा सा ये पूछा हुआ है इन्होंने। फर्स्ट प्रश्नोत्तरी, सेकंड मानदंड संदर्भित परीक्षण, थर्ड समूह परिचर्चा, फोर्थ वार्तालाप। अब आपने देखा होगा जो एफ ए होते हैं वो हमारे हर मंथली होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, तो उनमें हम प्रश्नोत्तरी का यूज़ करते हैं, ग्रुप डिस्कशन का भी यूज़ करते हैं, कन्वर्सेशंस का भी करते हैं, जैसे डिबेट वगैरह हो गया। लेकिन मानदंड संदर्भित परीक्षण का हम उसमें यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारे एक समेटिव असेसमेंट का पार्ट है। हम जो मानदंड होता है, जो क्राइटेरिया होता है, वो हम समेटिव असेसमेंट में रखते हैं। जैसे 90 से ऊपर ए ग्रेड, 80 से ऊपर बी, जो ये सारी चीज़ें हैं समेटिव असेसमेंट में, यानी फाइनल रिजल्ट में बच्चे को रखा जाता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। ये हमारा एफ ए में इंक्लूडेड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता को कहते हैं।